Hello everyone. In our today's session, we are going to discuss about the growth and the changing structure of employment. Employment में क्या क्या changes आए हैं and क्या क्या growth आया है, that we are going to understand here in this topic. So there are two main developmental indicators to expand the economy. One is growth of employment and the second is growth of GDP. Now, let's start with the points. Since 60 years of planned development, India aimed at expansion of economy through increase in national product and employment. See, since last 60 years of planned development, okay, प्लानिंग कमीशन हमारा जो था वो 1950 में एस्टैब्लिश या स्टार्ट हुआ था एंड 51 में द फर्स्ट 5-year प्लान was implemented. So 60 years वहाँ से what was the aim of India? That expansion चाहिए इकोनॉमी का through creating more employment opportunity and increase in the national product. Now during the period of 1950 to 2010, that is 60 years, 1950 to 2010, GDP of our country grew positively. GDP में जो इंक्रीज हुआ है वो पॉजिटिवली हुआ है एंड दैट वाज हायर देन द ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट में जितना ग्रोथ हुआ है उससे ज़्यादा ग्रोथ हुआ है जीडीपी का. हाउएवर फ्लक्चुएशंस हैं. जीडीपी का जो ग्रोथ हुआ है उसमें अप्स एंड डाउन्स है, उसमें फ्लक्चुएशंस हैं. ड्यूरिंग दिस पीरियड एम्प्लॉयमेंट ग्रू एट ए स्टेबल रेट ऑफ अबाउट 2%. एम्प्लॉयमेंट जो बढ़ा है उसमें स्टेबिलिटी है 2%. जीडीपी में जो इम्प्रूवमेंट या इंक्रीज हुआ है वो फ्लक्चुएशंस में है. अब क्या हुआ फर्दर ड्यूरिंग दिस 60 years? ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वाज वाइडनिंग गैप बिटवीन द ग्रोथ ऑफ जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट का जो ग्रोथ जिस तरह से हो रहा है एंड एम्प्लॉयमेंट एंड जीडीपी का जो ग्रोथ हो रहा है, मतलब दोनों का ग्रोथ ऑफ जीडीपी एंड ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उन दोनों में गैप बढ़ता जा रहा है. व्हाट डज इट मीन्स? It means that in Indian economy we have been able to produce more goods and services without generating employment opportunity. मतलब जीडीपी में तो इंक्रीज हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ रहे हैं, बट करस्पॉन्डिंग एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रहा है. एंड दिस फिनोमिनन इज नोन एज जॉबलेस ग्रोथ. ग्रोथ इज देयर लेकिन अपॉर्चुनिटीज जॉब के लिए नहीं है, उतनी क्रिएट नहीं हो रही है. That is why it is known as jobless growth. The jobless growth refers to a situation when the economy is able to produce more goods and services, लेकिन corresponding उतना employment level नहीं है. Okay, goods and services increase हो रहे हैं लेकिन सामने उतना employment generate नहीं हो रहा है. That is jobless growth. In other words, there is increase in the growth rate of GDP without corresponding employment opportunities. Okay, so that is the situation of jobless growth that you can understand here with the help of this graph given here. अब जीडीपी का जो कर्व देखो तो वो देखो 7.8 तक पहुंच गया है 1950 से लेके 2010 तक की अगर बात करें, ओके, तो 2012 तक की बात करें तो 3.6 से लेके 7.8 तक वो कर्व है वो मूव हो रहा है. वही चीज़ अगर एम्प्लॉयमेंट के बारे में देखें देन इट इज 0.39 से लेके 1.12, लेकिन गैप जो है एम्प्लॉयमेंट का एंड जीडीपी के ग्राफ का दैट इज वाइडनिंग, दैट इज इंक्रीजिंग. ओके, मतलब जीडीपी में बड़ा इंक्रीज हुआ है, गुड्स एंड सर्विस में ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ है, बट सामने करस्पॉन्डिंग एम्प्लॉयमेंट उतना बड़ा नहीं है. द अबव फिगर 7.3 shows that in late 90s the employment growth started declining and reached the level of growth that India had in early stages of planning. 90s में अगर आप देखो तो जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, अर्ली 90s की बात हो रही है, तो हमने 50s में जहाँ से स्टार्ट किया था हम ऑलमोस्ट वहाँ पे आके खड़े हो गए थे वापस. अब चेंजिंग स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं सेक्टर वाइज. As there is widening gap between the GDP and the employment, ये हमने ग्राफ में भी देखा कि GDP and employment का जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है. It is necessary to find out how employment growth and GDP growth have affected different sectors.
तो ये जो ग्रोथ हुआ है दोनों में, वो अलग अलग सेक्टर्स को कहाँ कहाँ अफेक्ट किया है. लेट्स सी दैट थिंग. लुक एट द टेबल हियर एवरीवन, जहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी के डेटा है हमारे पास 72, 73, देन 83, 93, 94, 2000 एंड 2011, 12. ये अलग अलग ईयर्स के हमारे पास, डिफरेंट ईयर्स के डेटा है हमारे पास. इट स्टार्ट्स फ्रॉम 72 टू 2012. इन परसेंटेज में ये डेटा दिया हुआ है. ओके, लेट्स लुक एट द फर्स्ट एंड द लास्ट डेटा. प्राइमरी सेक्टर में द नंबर ऑफ पीपल हु वर एंगेज्ड वेयर 74.3% in 72, 73. In the year 72, 73, ये डेटा आप समझो, देखो 72, 73 में the people who were engaged in agriculture sector were 74.3. अब 11, 12 में वो कम होके हो गया है 48.9. मतलब प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट कम हो गया है. द नंबर ऑफ पीपल मूव्ड फ्रॉम द प्राइमरी टू सेकेंडरी एंड टर्शरी, ये हम कह सकते हैं. ओके, सो प्राइमरी में कम हो गया, सो ऑब्वियसली सेकेंडरी एंड टर्शरी में बढ़ा है. सो लेट्स सी दैट डेटा आल्सो. 72, 73 में सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर में 10.9 एंड 14.8 रिस्पेक्टिवली द पीपल परसेंटेज में एंगेज्ड थे. वहीं बढ़ के कितना हो गया सेकेंडरी में एंड टर्शरी में 24.3 टू 26.8 इन 2011 एंड 12. ओके, अब यही जो टेबल है उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है 3-4 पॉइंट्स में. There was decline in the workforce in primary sector. प्राइमरी सेक्टर में वर्कफोर्स कम हो गया, 74% से वो आ गया सीधा 48.9%. रीजन क्या है कि सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर में द पीपल स्टार्टेड गेटिंग द जॉब ऑप्शंस. सेकेंडरी में इंक्रीज हुआ है 11% से लेकर 24.3%, बिकॉज सेकेंडरी सेक्टर वॉज फ्लरिशिंग, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर एस्टैब्लिशमेंट्स बढ़ रहे थे. सिमिलरली टर्शरी सेक्टर में 15% जहाँ था वर्कफोर्स 72, 73 में, वहीं जाके हो गया 27% इन 11 एंड 12, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज बढ़ी हैं, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड ऑल दैट. दीज ट्रेंड्स प्रूव दैट स्ट्रक्चरल चेंजेस टुक प्लेस इन इंडिया. चेंजेस इंडिया में आए हैं. ओके, द वर्कफोर्स हैव शिफ्टेड फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी एंड टर्शरी. इसलिए तो प्राइमरी में जहाँ 74% था वो कम होकर 48.9% हो गया एंड सेकेंडरी एंड टर्शरी में बढ़ गया. ओके, सो नाउ चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट. हमने चेंजिंग स्ट्रक्चर जो है वो सेक्टर वाइज देख लिया. अब एम्प्लॉयमेंट में क्या चेंज आया है. एम्प्लॉयमेंट मतलब ये स्टेटस वाइज. स्टेटस वाइज मतलब वी विल बी टॉकिंग हियर अबाउट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, रेगुलर सैलरीड पीपल एंड द कैजुअल लेबरर्स. वी ऑल्सो नीड टू नो employment trends according to the status, that is distribution of workforce among self-employed कितने हैं, then regular salaried and casual laborers कितने हैं. So let us understand this thing again with the help of the table. Self-employed में in the year 70 to 73 में 61.4% of people were engaged. So 61% were self-employed people आउट ऑफ द टोटल वर्कफोर्स. वो कम होके हो गया है 52%. मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड जितने भी वर्कफोर्स था वो परसेंटेज वाइज कम हो गया 11, 12 में. इट मीन्स रेगुलर सैलरीड एंड कैजुअल वर्कर्स में बढ़ा है. रेगुलर जो है सैलरीड 72, 73 में, वहाँ आप देखो तो 15.4% द पीपल ऑफ द वर्कफोर्स परसेंटेज में इतना एंगेज था रेगुलर में, वहीं 18% हो गया. सो देयर वाज इंक्रीज हियर. एंड कैजुअल लेबरर्स में भी इंक्रीज हुआ है 23.2% से लेके 30% तक. ओके, सो यू कैन से हियर फ्रॉम द टेबल दैट सेल्फ एम्प्लॉयड से मूव होके पीपल वर्कफोर्स में जो है वो रेगुलर सैलरीड एंड कैजुअल लेबरर्स में गए थे. लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन. परसेंटेज ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर डिक्लाइन फ्रॉम 61% टू 52%. दो ये कह सकते हैं कि स्टिल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में अभी भी मेजॉरिटी एम्प्लॉयमेंट वहाँ एंगेज है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में. ओके, पहले 61 था वो 52% हो गया है. स्टिल यू कैन से दैट मेजॉरिटी ऑफ द वर्कफोर्स इज एंगेज्ड इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सेक्टर या स्टेटस. एंड माइनर चेंजेस वाज देयर इन द रेगुलर सैलरीड पीपल. इट शिफ्टेड फ्रॉम 15.4 टू 18%. कैजुअल वर्कर्स में इंक्रीज हुआ है 23 से 30% तक. The process of moving from self-employed to regular and casual worker is known as casualization of workforce. ये आप याद रखिएगा. What is casualization of workforce? That people started moving from self-employed to
regular salaried and casual workers. In other words, it is a situation which percentage of casually hired workers in workforce tends to grow. मतलब workforce में casual workers जो हैं वो बढ़ने लगे हैं. Okay, so let's start with the new topic of informalization of Indian workforce. See, the topic is very simple. You need to first of all understand the difference between workforce and labor force. यहाँ पे हम workforce की बात कर रहे हैं. Workforce मतलब actually those people who are engaged in the work. Labor force is a wider term जिसमें workforce भी include हो जाता है. Plus we are also including those person who are unemployed but who are seeking to work. लेकिन workforce में हम सिर्फ उन्हीं लोगों को include करते हैं जिनके पास actually work है. Okay, so let's talk about that topic. One of the objectives of development planning in India since independence has been to have the decent livelihood to its people. Okay, इंडिपेंडेंस के बाद ये एक ऑब्जेक्टिव तो मेन रहा ही है कि लोगों की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो ऊपर है, डिसेंट लाइफ वो जी सके. It has been envisaged, it was thought. So it was thought that the industrialization strategy would bring surplus worker from agriculture to industry with better standard of living as a developed country. So it was thought that कि अगर industrialization country में आ जाता है, then people will move from primary sector to the secondary sector, industrial sector, and वो एक better standard of living है, the people will enjoy. Though there has been tendency to shift from primary to secondary and tertiary, ये हुआ भी है that people have started shifting from primary to secondary and to tertiary. Still, half of the Indian workforce depend on farming only. ये हमने आगे वाले डेटा में देखा था, आगे के टॉपिक्स में 70 to 73 में जो 74% ऑफ पीपल वर एंगेज इन एग्रीकल्चर, वहीं 11-12 में 48.9% स्टिल वॉज डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर ओनली. सो यू कैन से दैट 50% पॉपुलेशन ऑलरेडी अभी भी एग्रीकल्चर में ही एंगेज्ड हैं, वहाँ से ही वो अपना लाइवलीहुड अर्न करते हैं. It has also been observed that over the years the quality of improvement has not become better. So that is the negative point here. The quality has not increased. We find that a small section of Indian workforce getting regular income as compared to others who do not get regular income and other benefits. मतलब बहुत ही ऐसा कम सेक्शन है वर्कफोर्स का जिसको रेगुलर इनकम मिलती है, and the rest of the sections are not enjoying regular income. They are not enjoying certain benefits such as maternity benefits, provident fund, gratuity, pension. ये सब इनको नहीं मिलता है. Okay. Now the structure of employment in India can be divided into two: formal sector and informal sector. या organized sector या inorganized sector. आप देख सकते हो इस ग्राफ में informal sector में the number of people who are engaged in millions वो कितने हैं, एंड वहीं इनफॉर्मल में बहुत ज़्यादा है एंड वहीं फॉर्मल सेक्टर में बहुत कम है. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट दीज टू सेक्टर्स इन डिटेल, फॉर्मल सेक्टर एंड इनफॉर्मल सेक्टर. ओके, द टॉपिक इज वेरी सिंपल. फॉर्मल सेक्टर अगर आपको समझ में आ गया, देन इनफॉर्मल सेक्टर उसका ऑपोजिट है, बिल्कुल ईजी है. सो पहले फॉर्मल सेक्टर किसे कहते हैं वो समझते हैं. ऑल द पब्लिक सेक्टर्स, जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर हैं वो, एंड द प्राइवेट सेक्टर जिसमें 10 या 10 से ज़्यादा लोग वर्कर्स हैं या हायर्ड वर्कर्स हैं, दे आर फॉर्मल सेक्टर. वंस अगेन जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर हैं वो, एंड प्राइवेट सेक्टर जिसमें 10 या 10 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, दे आर फॉर्मल सेक्टर्स. एंड एम्प्लॉइज वर्किंग हियर आर नोन एज फॉर्मल सेक्टर वर्कर्स. एंड द गवर्नमेंट थ्रू द लेबर लॉज अनेबल देम टू प्रोटेक्ट द राइट्स. यहाँ पे जो वर्कर्स हैं इनके राइट्स को प्रोटेक्ट गवर्नमेंट करती है. एक लॉ भी है, दैट इज लेबर लॉ, विच प्रोटेक्ट्स द वर्कर्स फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन. नंबर 4, okay, number 4, the workers here are entitled to the benefits such as provident fund, gratuity, pension. ये सब इनको मिलते हैं जो इनफॉर्मल सेक्टर में नहीं मिलते हैं. नंबर 5,
the workers here can form the trade unions, and the bargaining power is also high because they have the law which protects them, so bargaining power is good here, and ये अपना यूनियन बना सकते हैं। एक डेटा कलेक्ट है यहाँ पे 2011-12 का, देखिए आप, जिसमें टोटल मिलियन वर्कर्स हैं 473, आउट ऑफ दैट सिर्फ 30 मिलियन वर्कर्स हैं वो फॉर्मल सेक्टर से जुड़े हुए हैं। ओके, आउट ऑफ 473 सिर्फ 30 मिलियन वर्कर्स हैं वहीं फॉर्मल सेक्टर में हैं, रेस्ट कितना होगा 443 मिलियन आर इन इनफॉर्मल सेक्टर। मतलब ये कह सकते हो कि सिर्फ 6% जो हैं वर्कफोर्स का वो फॉर्मल सेक्टर में है, और 6% कितना हुआ 30 मिलियन। अब इस 30 मिलियन की भी अगर बात देखो तो उस 30 मिलियन में से 6 मिलियन जो हैं दैट इज 20% विमेन है, बाकी 80% जो हैं वो मैन है। ओके, सो दिस वाज अबाउट फॉर्मल सेक्टर। नाउ लेट्स लुक एट द इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर अगर आपको क्लियर है तो इनफॉर्मल सेक्टर विल बी ऑल्सो वेरी इजी। अब ऑल द प्राइवेट सेक्टर्स जिसमें 10 से कम लोग काम करते हैं उसको हम इनफॉर्मल सेक्टर कहते हैं। ऑल द प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट्स where the number of people employed are less than 10 are informal sectors, and the people working here are known as say informal sector workers. Okay, once again, पहले तो informal sector किसे कहते हैं? ऑल द प्राइवेट सेक्टर जिसमें 10 से कम लोग काम करते हैं वो, एंड जो वर्कर्स यहाँ काम करते हैं उनको हम इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स कहेंगे। नंबर 3, दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू एनी सोशल बेनिफिट्स। इनको कोई सोशल बेनिफिट नहीं मिलता है, जैसे पेंशन, प्रोविडेंट फंड, रेगुलर इनकम भी नहीं होती है, एंड गवर्नमेंट की तरफ से इनके लिए कोई प्रोटेक्शन लॉ, लेबर लॉज जैसे भी कोई प्रोविजन नहीं है। नाउ these workers cannot form the trade unions and the bargaining power is weak. Okay, and worker को यहाँ अगर ज़रूरत नहीं है तो निकाल दिया जाता है। workers are dismissed without any compensation, कोई benefit उनको नहीं मिलता है, and they are out of the jobs. This sector include, अब इस सेक्टर में कौन कौन आते हैं? millions of farmers, agricultural laborers, then small enterprises. अब इनके पास जो टेक्नोलॉजी होती है वो टेक्नोलॉजी कैसी होती है? दे यूज आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी। दे डू नॉट मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट, कोई अकाउंट्स इनके पास होता नहीं है। ओके, ऐसा नहीं सिर्फ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में ही ये लोग जुड़े हुए होते हैं, दे आर ऑल्सो एंगेज्ड इन नॉन फार्मिंग एक्टिविटी ऑल्सो। ओके, यहाँ ऐसे भी वर्कर्स हैं हु वर्क अंडर मोर देन वन एम्प्लॉयर। जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क एक ऐसा बिजनेस है जहाँ एक पर्सन को ज़्यादा एम्प्लॉयर के नीचे काम करना पड़ सकता है। ओके, नाउ द डेटा, द सेम डेटा जो हमने वहाँ देखा था पिछले वाले टॉपिक में। ओके, 473 मिलियन वर्कर्स हैं जिसमें से 30 मिलियन है वो फॉर्मल है, एंड बाकी जो 443 मिलियन है वो इनफॉर्मल है। मतलब 6% वर्कर ही जो है वो फॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, एंड बाकी 94% है वो इनफॉर्मल सेक्टर में है। डेवलपमेंट प्लानिंग envisaged that as economy grows, more and more वर्कर जो हैं वो फॉर्मल सेक्टर में आएंगे, बट दिस डिडंट हैपन इन आवर कंट्री। ये ऐसा सोचा था कि जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा वैसे वैसे ज़्यादा लोग हैं वो फॉर्मल सेक्टर से जुड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ओके, इन द इनफॉर्मल सेक्टर मेल एंड फीमेल का रेशियो अगर देखें तो मेल का जो रेशियो है दैट इज 69% एंड फीमेल्स हैं वो 31%. We observe that employment growth has declined in organized सेक्टर में है ना एम्प्लॉयमेंट कम हुआ है, एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर इनफॉर्मल सेक्टर में लोग ज़्यादा मूव हुए हैं, जिसको हम कहेंगे इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। मतलब इट इज़ अ सिचुएशन वेयर द वर्कफोर्स इज इन इनफॉर्मल सेक्टर। टोटल वर्कफोर्स जो है उसमें ज़्यादातर लोग अगर इनफॉर्मल सेक्टर से जुड़ते हैं दैट इज इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। Owing to efforts of International Labour Organization, Indian government has initiated modernization. Okay, government ने क्या they have thought of modernization in formal sector. Okay, enterprises and provision for social security measures. So government has start thinking of all these things. They are initiating few things formal sector को बढ़ाने के लिए and making provision for the social security benefits to the informal sectors also. Okay, so that was about formal and informal sector.
तो जो हमने अभी डिस्कस किया फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर के बारे में, वही यहाँ पे डिफरेंस के फॉर्म में दिया हुआ है. Once everyone go through the difference, okay, this is the same as that we have seen in the about if topic. Now let's start with one important and easy topic, that is unemployment. See, unemployment is not only the challenge for the economy which is developing, but it is challenge for all the economies equally, whether it is developed or underdeveloped or less developing whatsoever. Okay, so unemployment का जो problem है, it is not only the challenge for developing economy, but it is also the problem for the economy which is developed, which is less developed, and for all the economies. Unemployment is a situation of definition है, wherein all those who are able to work and willing to work. So you need to understand 4 key terms here, key words here. Okay, unemployment के बारे में, number 1, who are able to work, 2, willing to work at the existing wage rate, and then also they don't get the work. If a person is ready to work at the existing wage rate, for example the existing wage rate is 300 rupees per day, अब वो existing wage rate पे भी उसको काम नहीं मिलता है, though he is able to work and willing to work, तो उसको हम unemployed person कहेंगे. ओके, NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, वो अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में क्या डिफाइन करते हैं? इज अ सिचुएशन इन विच ऑल दोज हु आर ओइंग टू लैक ऑफ वर्क आर नॉट वर्किंग बट दे सीक टू वर्क. ओके, द पीपल हु वांट्स टू वर्क बट दे डोंट गेट द वर्क. ओके, they want to get in some work through some employment exchanges, friends, relatives, intermediaries, through any means. Directly वो कहीं apply करते हैं, through any means. If they want to, if they get the work, they are ready to work. Okay, with the prevailing remunerations or prevailing wage rate जो भी है, and they don't get the job, that is unemployment. Many people in rural area do not go out to search for the job, but they do remain in the home only when there is no work. There are many people who are unemployed, जो बाहर जाके अगर काम करना चाहते हैं तो उनको मिलता है, but they don't move from their native places, they still live in their hometown only, तो वो unemployment वाली situation आ जाती है. अब इकोनॉमिस्ट अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में क्या डिफाइन करते हैं? इकोनॉमिस्ट सेज दैट अ पर्सन who is not able to get employment for 1 hour in half a day. हाफ अ डे में अगर किसी को 1 hour भी काम अगर नहीं मिलता है तो दैट पर्सन इज कंसिडर्ड एज अनएम्प्लॉयड पर्सन. अब अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में फ्यू पॉइंट्स. नंबर 1, ओके, इट इज अ सिचुएशन व्हेन द पर्सन हु इज एबल टू वर्क, विलिंग टू वर्क एट द एक्जिस्टिंग वेज रेट एंड ही डजंट गेट द जॉब. ओके, इट इज अ सिचुएशन ऑफ इनवॉलंटरी आइडलनेस. वॉलंटरी कोई जानबूझ के कोई अनएम्प्लॉयड रहता है तो उसको हम यहाँ इंक्लूड नहीं करेंगे. ही वांट्स टू वर्क बट ही डजंट गेट द जॉब. ओके, अब अगर कोई काम नहीं करता है तो इट इज द वेस्ट. ह्यूमन सर्विस का वेस्ट हो रहा है यहाँ पे. ओके, इफ यू आर नॉट वर्किंग फॉर फ्यू डेज इट इज वेस्ट. ह्यूमन सर्विस का वेस्ट होता है यहाँ पे. लास्ट पॉइंट, हु आर परमानेंटली इनकैपेबल, जो देखो काम नहीं कर सकते हैं, परमानेंटली इनकैपेबल है वन और द अदर रीजन की वजह से. ओके, उसको हम अनएम्प्लॉयमेंट में नहीं गिनते हैं. Those who are not willing to work, उसको भी हम अनएम्प्लॉयमेंट में नहीं गिनते हैं. इन शॉर्ट, below 15, above 60, we are also not considering those people as unemployed people. We are not considering them in the unemployment percentage calculation. Now further, the types of unemployment. See, अलग अलग बहुत सारे सर्वेज हुए हैं. एक सेंसस, रिपोर्ट ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया ने एक सर्वे किया है, NSSO ने सर्वे किया है about unemployment and employment situation. Directorate General of Employment and Training Data of Registration with Employment Exchange, ये भी एक सर्वे हुआ है. ओके, इन सब ने अलग अलग एस्टिमेट्स दिए हैं, बट इन जितने भी लोगों ने एस्टिमेट दिए हैं, ऑन दैट बेसिस वी कैन क्लासीफाई द अनएम्प्लॉयमेंट इनटू 3 डिफरेंट कैटेगरीज. ओके, दैट इज रूरल, अर्बन एंड अदर एम्प्लॉयमेंट. ये जो टॉपिक है, ये ऐसा है टॉपिक जो आप आगे वाले क्लासेस में पढ़ चुके हैं. Okay, so let's talk about in detail about all these topics. The topics are very simple. 3 unemployment categories हम यहाँ पे देखेंगे, rural, urban and other types में. Okay everyone, so let's talk about the rural unemployment first. Degree of unemployment is more found in rural as compared to the urban.
75% of workers in rural area are working in primary sector. Okay, working in this sector causes two type of unemployment. अगर प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा लोग रुके हुए हैं तो वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट मतलब अनएम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन भी ज़्यादा है. ओके, सो रूरल के व्यू पॉइंट से अगर देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट को, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड एंड सीजनल. ओके, नाउ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या है? इकोनॉमिस्ट हैव डिस्क्राइब्ड most common type of unemployment preventing in Indian farm is the disguised one. ओके, एग्रीकल्चरल के व्यू पॉइंट से देखते हो तो सबसे ज़्यादा जो अनएम्प्लॉयमेंट दिखता है वो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट ही है. अब डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या? सी, इट इज़ अ सिचुएशन जहाँ पे एक्चुअल नंबर ऑफ वर्कर्स जितने चाहिए ना उससे ज़्यादा लोग वहाँ पे काम में रुके हुए हैं. जैसे कि एक एग्जांपल है, अगर कोई 4 एकर्स ऑफ लैंड में 2 वर्कर्स की ही ज़रूरत है तो वहाँ पे अगर 5 वर्कर रुके हुए हैं तो 3 जो एक्स्ट्रा वर्कर हैं उसको अगर निकाल भी देते हैं तो प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं आता है. सो दीज 3 वर्कर्स आर डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट. इट इज़ कॉमन टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रूरल एरिया में. ये क्लियर है कि अगर इनको यहाँ से निकाल भी दिया जाता है तो भी प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है. दस when all those who are apparently seen working in agriculture, जो एग्रीकल्चर में काम करते हैं लेकिन एग्रीकल्चर में या टोटल आउटपुट में इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, देन हम उसको डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं. एक स्टडी हुआ था 1950 में जो ये बताता है कि 1/3 ऑफ एग्रीकल्चरल वर्कर जो है वो डिस्गाइज्ड हैं. देखो कितना सारा परसेंटेज है, 1/3 मतलब ऑलमोस्ट 33%. उतना परसेंटेज पीपल है वो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड है. ओके, नाउ द नेक्स्ट इन द रूरल unemployment is the seasonal. This is another common form of unemployment जो देखने को मिलता है. ओके, इट occurs because एग्रीकल्चर इंडिया में जो है ना वो सीजनल है. ओके, ऑफ सीजन में फार्मर्स कैनॉट गो फॉर द क्रॉप्स. ऑन एन एवरेज फार्मर्स जो हैं इंडिया में 6 to 7 months हैं उतना अनएम्प्लॉयड रहते हैं. ओके, इफ ही ग्रोज जस्ट 1 crop in a year, बिकॉज इफ़ ही प्रिपेयर्स, अगर वो अपने लैंड को फिर से प्रिपेयर करता है सेकेंड क्रॉप के लिए, ओके, फिर भी द थिंग्स आर नॉट वर्किंग फॉर हिज साइड. नो, बिकॉज इरिगेशन फैसिलिटी कहीं नहीं है, कहीं फ्यू टेक्नोलॉजीज लैकिंग, ही रिमेन्स अनएम्प्लॉयड. कुछ लोग जो सीजनल अनएम्प्लॉयड जब होता है तब दे मूव टू द अर्बन एरियाज एंड अर्बन एरियाज में दे स्टार्ट फाइंडिंग जॉब्स. सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट ऑकर्स इन मेनी सीजनल अदर एक्टिविटीज ऑल्सो. ऐसा नहीं सिर्फ फार्मिंग एक्टिविटी में ही है. ब्रिक्स मेकिंग जो है वो मानसून में इनका प्रोडक्शन बंद होता है. शुगर केन क्रशिंग, आइसक्रीम, देन वुलन प्रोसेसिंग, इन सब में भी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट तो टू सम एक्सटेंट देखने को मिलता ही है. ओके, सो रूरल के व्यू पॉइंट से हमने 2 टॉपिक देखे. ओके, दैट इज डिस्गाइज्ड एंड द सीजनल वन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट. अब डेटा अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट का जो है वो हमें कहाँ से मिलता है? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से, जिसमें मिलियंस ऑफ पीपल आर देयर हु आर सफरिंग फ्रॉम दिस सिचुएशन अनएम्प्लॉयमेंट वाली. अगेन एक डेटा है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से जो मिला है, जिसमें 1962 में अनएम्प्लॉयड पर्सन जो वहाँ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर्ड थे 1962 में वो थे 32.4. वहीं बढ़ के हो चुके हैं 400 लाख, दैट इज 4 करोड़ इन 2004. अब अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट में अगेन देयर आर 2 टाइप्स, इंडस्ट्रियल एंड एजुकेटेड. इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में देखें तो उसके रीजंस क्या हैं? इट रिफर्स टू दैट अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है इंडस्ट्रीज में मॉडर्नाइजेशन आने की वजह से. मॉडर्नाइजेशन आना मतलब टेक्निकली साउंड होना, लेबर इंटेंसिव से कैपिटल इंटेंसिव में जाना. ओके, सो इन दैट केस लेस नंबर ऑफ पीपल आर नीडेड. Okay, and on the other hand there is rapid increase in the population of our country. Industrial sector has expanded, लेकिन उतना expand नहीं हुआ है कि उतनी वो जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर पाए जितना पॉपुलेशन बढ़ता है. There has been a tendency of migrating the people from rural to urban, तो उसकी वजह से भी इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है because they start searching the jobs in industries. Okay, and the next is educated unemployed. This one is another very serious problem that our country is facing. Now एजुकेशन फैसिलिटीज़ तो बहुत बढ़ चुकी हैं, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, ये सब कुछ बहुत बढ़ चुका है. लेकिन एजुकेटेड पर्सन हर साल बहुत सारे आते हैं, लेकिन सामने इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आती हैं. रीज़न क्या है? जो एजुकेशन हमारा जो है ना, दैट वी हैव सीन इन अवर 5th चैप्टर ऑल्सो, दैट एजुकेशन जो हमारा है ना, दैट इज़ एक्चुअली डिग्री ओरिएंटेड ओनली.
वोकेशनल टेक्निकल स्किल्स कोई डेवलप होती नहीं है, हेंस एजुकेटेड पर्सन है वो फेल हो जाता है एम्प्लॉयमेंट लेने में। सो कोई रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं है कि कितने एजुकेटेड पर्सन आते हैं, कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज आती हैं। देयर इज नो कंपैरिजन, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन दीज टू थिंग्स। सो मोर एंड मोर एजुकेटेड पर्सन्स आर नॉट गेटिंग द जॉब एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज इंक्रीजिंग। नाउ लेट्स लुक एट अदर टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जिसमें फर्स्ट है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें हम अनएम्प्लॉयमेंट की पूरी डेफिनेशन है वहीं सेम रिपीट होती है। 4 थिंग्स यू नीड टू go for the definition. Okay, it refers to an situation where a person is able to work, willing to work at the existing wage rate and he doesn't get the job. People are looking for the job in newspapers, they contact their friends and relatives, they directly go to the offices, factories, जो भी सोर्स है वो सोर्स यूज करते हैं टू गेट द जॉब। Okay, so all this is the situation of open unemployment and वो अपने आप को रजिस्टर भी करवाते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में, शायद वहाँ से जॉब मिल जाए। This type of unemployment is commonly among agricultural laborers, people who migrate from rural to urban. Agriculture, as we have seen, seasonal है, so off season में they move to find some employment opportunities somewhere else, and people also move from rural to urban to find the employment opportunities. So all these are the part of open unemployment. The next is underemployment. Okay, this is now pay attention here. This one is important. Now it is a situation where a person or the worker does not get full time job, or even if he gets full time job उसको उतना पे नहीं मिलता है स्किल्स के हिसाब से। ओके, अंडर एम्प्लॉयमेंट है ना, 2 तरह के होते हैं, विजिबल एंड इनविजिबल। अब विजिबल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या, फुल डे की जगह पे उसको हाफ डे ही काम मिलता है। मान लो फॉर एग्जांपल इफ नॉर्मल वर्किंग आवर्स 8 आवर्स हैं और 8 आवर्स की जगह पे उसको 5 आवर्स ही काम मिलता है, तो इट इज विजिबल, दिखता है, क्लियर है, विजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट। अब इनविजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या है, इफ अ पर्सन हु इज स्किल्ड एंड इज वर्किंग फॉर फुल नॉर्मल 8 आवर्स, लेकिन उसको 8 आवर्स जितना पे नहीं मिलता है। ओके, उसकी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, दैट वर्कर का जो जॉब है ही कैनॉट मेक यूज ऑफ he cannot use his skills to the maximum in that case, or he has to satisfy with less money in that case. Okay, the next is structural unemployment. It arises due to mismatch between demand of workers, type of workers which are actually needed, and the unemployed person. See, जो skills and expertise वाले worker चाहिए वैसे नहीं मिलते हैं। unemployed person तो हैं, काम उनको चाहिए, लेकिन skills and expertise which is needed, that is not there. So there is mismatch between these two things. ओके, अब उसका जो रीज़न है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का, उसके 2 रीजन्स है। 1, एक टेक्नोलॉजी चेंज होती है जिसकी वजह से द पर्सन हैज़ टू गेट ट्रेन्ड फॉर द न्यू टेक्नोलॉजी, बिकॉज ओल्ड टेक्नोलॉजी इज ऑफ नो यूज़। अब वो नई टेक्नोलॉजी अगर समझ नहीं पाता है, इफ ही इज़ नॉट कंपेटेबल विद दैट, देन ही रिमेन्स अनएम्प्लॉयड, दैट इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट, पैटर्न ऑफ डिमांड में भी चेंज होता रहता है, नई मेथड आती रहती है प्रोडक्शन की। अगेन इफ द पर्सन डज नॉट मैच विद दिस थिंग, he is again terminated, so structural unemployment arises. Frictional unemployment, it is temporary in nature. It happens due to some temporary changes in the workplace. कुछ changes होते हैं जिसकी वजह से a person remains unemployed for few days, maybe quite a little bit long time from that. अब इट ऑकर्स when a person leaves one job, एक जॉब को छोड़ के दूसरी जॉब में जाता है, देन द प्रीवियस वन जो है उसको वो वाइंड अप करना पड़ता है, he has to move to some other place, he starts his job, he gets set and टाइम पीरियड उसमें लगता है, जॉब स्टार्ट करने में ही टाइम पीरियड लग जाता है, सो उस समय तक के लिए वो अनएम्प्लॉयड रहता है, जिसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये इस वजह से भी होता है अगर उसके पास इम्परफेक्ट नॉलेज है। मान लो ऑर्गेनाइजेशन में कहीं ब्रेकडाउन आ जाता है, या मशीन इंस्टॉलेशन होता है, या कुछ समय तक के लिए उसको ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं मिलता है, वन ऑफ द बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। सो टेम्पररी ही रिमेन्स अनएम्प्लॉयड, सो दैट इज फ्रिक्शनल वन। द लास्ट इज साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट जो है ना, वो कॉमनली कहाँ देखने को मिलता है, कैपिटलिस्ट एडवांस्ड नेशन जो है ना वहाँ, जहाँ ट्रेड साइकिल्स होते हैं। ट्रेड साइकिल्स मतलब बूम, रिसेशन, डिप्रेशन एंड रिकवरी। Okay, now boom is the situation where the market is at high, the depression, recession goes down, and recovery, the cycle comes again little bit up. Okay, तो जब डिप्रेशन एंड रिसेशन है तो लोगों की इनकम कम होती है, डिमांड गुड्स एंड सर्विस की इतनी नहीं होती है। ओके, सो फ्यू नंबर ऑफ पीपल आर
मेड आउट ऑफ द जॉब, सो दैट इज साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। अब वापस अगर बूम सिचुएशन आ जाएगी, इनकम बढ़ेगी, आउटपुट बढ़ेगा, डिमांड्स जब बढ़ जाएंगी, तो वापस दे विल गेट द जॉब। इट इज फॉल इन द इनकम, आउटपुट लेवल कम होता है, वर्कर्स आर थ्रोन आउट ऑफ द जॉब बिकॉज प्रोडक्शन प्रोसेस कम है, उतना प्रोडक्ट चाहिए ही नहीं मार्केट में, so they are made out of the job. Again, when the situation is such high, then they will be getting the job. So that type of job is the cyclical unemployment. Okay, so these are the three different types of unemployment we have seen. Okay, rural, urban, and the other types of unemployment. Okay, let's keep up to here. We'll discuss the topic in our next session. Further job topics baki hain. Okay, till then, thank you and have a nice day.